मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रायपुर स्टेडियम स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 300 बेड के आईसीयू का निरीक्षण किया। आईसीयू में 5 बाईपेप मशीनें भी लगाई गई हैं। सीएम ने कोविड केयर सेंटर के संचालन के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ को बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि अस्पताल में मरीजों के लिए दूसरी सुविधाएं बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाए। पंद्रह दिन पहले भी मैं यहाँ से आया था और यहाँ की स्थिति से मैं अवगत हुआ। इसमें 500 450 ऐसे बेड की यहाँ बात की थी, 950 के लोगों। उस समय भी मुझे लगता है कि 70-75 यहाँ पे पेशेंट थे और हमने उसको बढ़ाने की बात की थी कि उसमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड अधिक बढ़ जाएं, साथ में डॉक्टर और भी कर्मचारी जो हैं यहाँ बढ़ाने चाहिए। तो हमने तब से आज पाया कि कुछ तो बड़ी हैं, अच्छी स्थिति में हैं। साथ ही माननीय विधायक अपने राव जी शर्मा जी ने भी अपनी ओर से जो हमने एक स्वीकृत किया था कोविड में वो लोग अपना लगा सकते हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य चीज़ें यहाँ पे मंगाई अपनी गवर्नमेंट से, तो भी हमने देखा है। इसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हो सकती, तो मैं उनका आभार करता हूँ कि उनके जो 1 करोड़ के विधायक निधि के विधायक को दिया, उसमें हमने आज और अपने सभी डॉक्टर्स और जितना हमारा कनिष्क हॉस्पिटल और जो हमारे साथी इस काम में लगे थे, ये काम 2 दिन पहले हो जाता। मेरे पत्नी के बड़े भाई मेरे साले का निधन हो गया था, इसलिए 2 दिन ज़्यादा लग गए। उधर सीएम तीरथ सिंह रावत ने ऋषिकेश में बनाए जा रहे कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। ये कोविड अस्पताल डीआरडीओ की तरफ से तैयार किया जा रहा है। इसमें 500 बेड तैयार किए जा रहे हैं। इसके बनने से कोविड के मरीजों को काफी हद तक राहत मिलेगी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि अगर कोरोना की चेन तोड़नी है तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाना जरूरी है। इसके साथ ही उत्तराखंड में कोविड से अगर किसी की मौत होती है तो सरकार उसके लिए लकड़ियां मुफ्त देगी। इसी पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। उत्तराखंड में कोरोना के मरीज लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन जिस दिन भी संख्या आती है, उत्तराखंड हर रोज अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर रख देता है। मंत्रिमंडल क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री हैं हरक सिंह रावत जी, तो वो बताएंगे। क्योंकि आधा मेडिकल भी उन्हीं के पास है, आयुष मंत्री भी हैं वो, तो उनसे जानते हैं कि किस तरह की स्थिति है। तो रावत जी, आपका स्वागत है। आज कल ही आपने एक फैसला लिया था कि जो कोविड से जो मरीज जिनकी मृत्यु हो रही है उनके लिए चिता जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ जा रही हैं, तो आपने वन विभाग को एक डायरेक्शन दी, उसका एक जियो भी आज जारी हो गया है कि वन विभाग उसकी लकड़ियों का इंतजाम। देखिए, मैं बहुत महसूस कर रहा था क्योंकि इस महामारी से जिनकी मृत्यु हो रही है, क्योंकि उनके घर के लोग बड़े दुखी हैं और अधिकतर दाह संस्कारों में परिवार के लोग भी नहीं जा पा रहे हैं। तो जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं और जो हमारे सरकारी विभाग के ही कर्मचारी हैं, वो ही दाह संस्कार कर रहे हैं। और ऐसे समय में जब वो इतना पीड़ित हो कोई परिवार, और ऐसे समय में कम से कम हम बचा नहीं पाए, तो कम से कम उसके अंत्येष्टि को आग देने के लिए, उसके अंत्येष्टि के लिए मुफ्त सरकार के द्वारा लकड़ी उपलब्ध कराई जाए। लगभग एक दाह संस्कार में 4 से लेकर 5 कुंटल लकड़ी लगती है। तो आज हमने शासनादेश जारी कर दिया है कि पिछले दिनों आप ही की पार्टी के एक विधायक ने बातचीत में कहा कि जो पिछले साल जो पेंडेमिक था उसके बीच में जो रिलैक्सेशन पीरियड मिला, और अभी चूँकि 2 महीने से ही आपकी यहाँ नई सरकार आई है, उस बीच में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसकी सरकार रही होगी किसकी नहीं, लेकिन उस बीच में जो एक पीरियड मिला था उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई, ऐसी तैयारी नहीं हुई कि बाई चांस कोई इसकी पुनरावृत्ति हो जाए, उससे निपट लिया।
ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, और इतनी बड़ी भूल हुई है हमसे कि हमको देखिए, जैसे मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी, जब युद्ध होता तब तो सैनिक और सेना लड़ती ही लड़ती है, लेकिन जब युद्ध नहीं होता है उस समय शांति का समय, सेना को चुपचाप लेटे रहने का समय नहीं होता, आराम करने का समय नहीं होता है। युद्ध की तैयारी के लिए वो समय हमेशा होता है। वही हमको करना चाहिए था कि जब पिछली बार महामारी आई थी और हमें मालूम था कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन हमने ये सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब तो सब नॉर्मल हो गया। लेकिन उसके लिए हमने बीच में जो ये पिछली महामारी और इस समय के ये जो महामारी शुरू हुई है, इसमें जितना तेज़ी के साथ हमको तैयारी करनी चाहिए थी, हमें ऑक्सीजन प्लांट लगाने चाहिए थे, हमें मेडिकल कॉलेज बनाने चाहिए थे, हमें हॉस्पिटल के विस्तार करना चाहिए था, हमें इस बीच पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति करनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम नहीं कर पाए। लोग कह रहे हैं कि पिछले मुख्यमंत्री भी त्रिवेंद्र सिंह रावत वो भी हेल्थ मिनिस्टर थे, अभी भी जो मुख्यमंत्री वो भी हेल्थ मिनिस्टर है। मतलब ये एक सोशल मीडिया पर एक वेव चली हुई है कि उत्तराखंड को एक इंडिपेंडेंट हेल्थ मिनिस्टर चाहिए। तो ये जो विषय चल रहा है, इससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, वैसे तो क्योंकि ये विभाग बांटना मुख्यमंत्री और पार्टी हाईकमान का निर्णय होता है, और क्योंकि इस पर कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन ये बात सही, मैं इस बात का पक्षधर हूँ व्यक्तिगत रूप से कि मुख्यमंत्री जी के पास बहुत काम होता है। अब उनको ऑक्सीजन की भी व्यवस्था करनी है, उनको पैसे की भी व्यवस्था करनी है, उद्योगपतियों से बातचीत करनी है, भारत सरकार में बातचीत करनी है, और इतना लोड होता है कि कई बार अगर एक अलग से किसी के पास जिम्मेदारी रहती है तो फिर वो थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जवाबदेही भी तय हो जाती है। हाँ, फिर मैं इसलिए करूँ कि अगर माना स्वास्थ्य मंत्री अलग हो और मुख्यमंत्री, तो कुछ चीज़ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री निचले स्तर पर स्वास्थ्य मंत्री देखता रहे, और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ मुख्यमंत्री मदद कर दे, तो डबल फायदा होता है। क्या एक कंप्लीट लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस हो रही है आपको व्यक्तिगत तौर पर, एज ए मंत्री के तौर पर? नहीं, देखिए, मैं क्योंकि वो फिर बड़ा विवाद हो जाता है, मैं अभी पिछले दिनों अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि लॉकडाउन लगना चाहिए, तो बड़ी चर्चा हो गई कि भाई मैंने लॉकडाउन की मांग की। सही मायने में मैं आज आपको बताऊं, अगर हमें उत्तराखंड को बचाना है तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं। देखिए, जब जगो तभी सवेरा है। अगर देर हो गई फिर मैं सोचता हूँ कि फिर कोई हमें माफ़ नहीं करेगा। हमारे साथ हैं हरक सिंह रावत जी, वरिष्ठ मंत्री हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि सरकार क्या कर रही है। उन्होंने एक परामर्श भी दिया कि सरकार को और क्या करना चाहिए, और आयुष के छात्रों को उन्होंने किस तरह से कोविड-19 में के जो जंग चल रही है उसमें उतार दिया है। तो तमाम चीज़ों पर उनसे बातचीत हुई है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की सराहनीय पहल के कारण गुजरात से ऑक्सीजन का ट्रक आज देहरादून पहुंच जाएगा। एक तरफ जहां उत्तराखंड में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर या फिर अस्पतालों में बेड की उपलब्धता नहीं है, तो वहीं सांसद अनिल बलूनी का प्रयास काफी कारगर माना जा रहा है। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि ऑक्सीजन प्रदेश के अलग क्षेत्रों में सप्लाई की जाएगी। ऑक्सीजन के सिलेंडर माननीय सांसद महोदय का मैसेज मुझे भी प्राप्त हुआ है, और वो अभी यहाँ पर आ रहा है और आज पहुँचेगा भी। उसके बाद जो है राज्य सरकार से कंसल्टेशन करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो पर्वतीय जनपद हैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे जाने हैं। तो उस हिसाब से जैसा भी निर्णय होगा उस हिसाब से हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और इस बीच अहम जानकारी है कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने एक और पहल की है। आपको बता दें कि दून की गढ़ी कैंट कोविड हॉस्पिटल में जल्द जनरेटर लगेगा। हॉस्पिटल में 200 केवी का जनरेटर लगेगा।
राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की सांसद निधि से जनरेटर सेट किया जाएगा। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जिन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, अब उन्होंने दून के गढ़ी कैंट कोविड हॉस्पिटल में जल्द जनरेटर लगवाने की भी व्यवस्था की है। अस्पताल में 200 किलोवाट का जनरेटर लगेगा। आपको जानकारी देते हैं कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की सांसद निधि से जनरेटर लगाया जाएगा। उत्तराखंड को 3 लाख कोविड-19 वैक्सीन मिलने के बाद एक बार फिर से वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। प्रदेश में करीब 384 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। उत्तराखंड की डीजी हेल्थ का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखकर लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिससे लोगों को बचाया जा सके। इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन का क्रम भी जारी है। हालांकि लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोग सुरक्षित रहें। कोविड की स्थिति वाकई में हर दिन हमारा लगभग जैसे 7 से 8 के बीच में ग्रसित हो रहे हैं और डेथ रेट भी हमारी बढ़ी रही है। तो इस हिसाब से हमारा वाकई में जो दूसरी लहर है उसका इफेक्ट बहुत हमारे और राज्य की तरह हमारे राज्य भी इस बात से ग्रसित हुआ है। अभी सेकेंड लहर तो ही उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें भी जो है बहुत सबकी सारे मैं कहूँ तो सारे डिपार्टमेंट्स इसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसी यदि थर्ड लहर की बात होती है तो हमको अभी से ही ये सोच के चलना पड़ेगा और हमको सारी व्यवस्थाएं उसी हिसाब से ही सोचनी पड़ेगी। और अब आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट भी दे देते हैं। कोरोना के आंकड़ों ने पिछले सारे रिकॉर्ड उत्तराखंड में तोड़ दिए हैं। आज आए हैं कोरोना के 9,642 नए मामले। कोरोना से 137 मौत हुई है। आज 4,643 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो ये आपको अहम अपडेट बता रहे हैं। राज्य में कुल अभी तक आपको बता दें कि 32,280 सैंपल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो कोरोना से 137 लोगों की मौत हुई है। 9,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड से सामने आए हैं। ये अपने आप में बता रहे हैं कि उत्तराखंड में जो हालात हैं वो बेकाबू हो चुके हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच हरिद्वार में वैक्सीनेशन का काम फिर से शुरू हो गया है। हालांकि 1 मई से उत्तराखंड में 18 से 45 साल के लोगों को भी वैक्सीन लगनी थी, लेकिन वैक्सीन की डोज न आने की वजह से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई। हरिद्वार के अलग अलग सेंटर्स पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हालांकि वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग रजिस्ट्रेशन पहले से ही करा कर आते हैं उनको आसानी से डोज लग रही है और जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं उनको कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। प्रदेश भर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से कई बड़े शहरों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। हरिद्वार में कोरोना कर्फ्यू जारी है, उसके बावजूद भी तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर है उनमें वैक्सीनेशन का काम जारी है। हालांकि बीच में ये वैक्सीनेशन का काम बंद किया गया था, लेकिन अब फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। और मेरे पीछे देखिए ऋषिकुल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर तमाम लोग अपने ही स्वेच्छा से वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। तो ये बड़ी बात कह सकते हैं कि कोरोना खतरे के बीच जिस तरह से लोग खुद सचेत हो रहे हैं कि उनको वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, तो वो लोग खुद यहाँ वैक्सीन लगाने आ रहे हैं। और ये बात है कि अभी फिलहाल जो 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। 18 साल से कम उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाना था, लेकिन डोज न आने की वजह से ये वैक्सीन का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। नरेश चौधरी जो नोडल अधिकारी हैं वो हमारे साथ में हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्यों बीच में बंद किया गया था और अभी कब से शुरू हुआ है वैक्सीन? इसमें 3 दिन हो गए इस सेंटर को फिर से शुरू हुए। इसमें उस समय 16 पॉजिटिव केस निकले थे हमारी इस बिल्डिंग में और उसको सैनिटाइज कराया गया था और इस वजह से ये साइट बंद कर दी गई थी। लेकिन 3 दिन से, क्योंकि ये हार्ट ऑफ सिटी साइट है, हर सभी की इजीली पहुंच है, यहाँ आसानी से सब लोग आ जाते हैं। तो कोई डर था मन में या खुद ही आए हैं आप लगाने के लिए? कोई डर नहीं था? पहली डोज लगी है, दूसरी लगवा ली है? अच्छा, दूसरे लोग, कई लोग ऐसे हैं जो डर रहे हैं, वो नहीं लगवा रहे, तो उनके लिए आप कहिए कि वो आए लगवाने। वो तो उनकी इच्छा है, हमारी इच्छा हमें विश्वास है, हमें विश्वास। मसूरी में हाल ही में 3 वेंटिलेटर और 2 आईसीयू बेड बनाए गए हैं, लेकिन इसके शुरू होते ही इन आईसीयू और वेंटिलेटर बेड को वीआईपी के परिचितों ने घेर लिया, जिससे मसूरी की जनता में भारी आक्रोश है।
रुड़की में सोमवार देर रात को निजी अस्पताल विनय विशाल केयर में ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मौत मामले में जांच अभी जारी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मेडिकल टीम के साथ अस्पताल पहुंचकर मामले की पड़ताल की है। इस दौरान अस्पताल में आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर और अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या की भी जानकारी ली। जांच पूरी होने के बाद जल्द ही रिपोर्ट डीएम हरिद्वार को सौंपी जाएगी। बागेश्वर जिले में कोरोना संक्रमितों के इलाज में ऑक्सीजन की कमी आड़े नहीं आएगी। जिला प्रशासन ने पहले चरण में जिला अस्पताल को 78 जंबो सिलेंडर और 92 छोटे सिलेंडर्स की व्यवस्था की है। दावा किया जा रहा है कि जिला अस्पताल के आइसोलेशन और कोविड सेंटर्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर भरपूर मात्रा में रखे गए हैं। जंबो सिलेंडर के माध्यम से हर बेड तक मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। और बिहार के प्रवासी मजदूर साल भर पहले कोरोना महामारी के कारण झेली गई परेशानी को अब तक नहीं भूले थे। ऐसे में बिहार से उत्तराखंड आए प्रवासी अब लॉकडाउन की संभावनाओं को देखते हुए अपने घरों को वापस लौटने लगे हैं। हल्द्वानी से बड़ी संख्या में मजदूर वापस लौट रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि उनके पास काम नहीं है, इसलिए घर लौटने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। लॉकडाउन लग गए सर, काम धंधा नहीं हो रहे थे, 10-12 दिन से बैठे हुए थे, तो अब सोचे घर चले जाता हूँ। फिर कहीं आगे चल के ट्रेन बंद हो गई या सवारी नहीं मिला तो यहाँ फंस जाएंगे, तो इससे अच्छा हम घर चले जाएं। कहाँ रहने वाले? बिहार डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया है। कब आए थे यहाँ हो गया करीब 4-5 महीना लगभग। कितने दिन से खाली बैठे हैं? करीब 10-12 दिन हो गए सर खाली बैठे हुए। कितना दिक्कत हो? दिक्कत 10-12 दिन से खाली बैठे हैं, पैसे वैसे कुछ नहीं था। बड़कोट में आसमानी आफत बरसी है। गोडर पट्टी इलाके में बारिश ऐसी बरसी कि तबाही ले आई। खेत खलिहान तबाह हो गए और किसानों की फसलों पर पानी फिर गया। यमुना घाटी के बड़कोट इलाके में भी कुदरत कहर बरपा रहा है। गोडर पट्टी के ग्राम पंचायत जांदड़ू और खिरमू क्षेत्र में देर रात आसमान से आफत बरसी। बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। कुदरत के कहर में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों के खेतों और फसलों को पहुंचा है। खेतों में मलबा भर जाने से फसल तबाह हो गई। ग्राम जांदड़ू में बादल फटने के कारण जो है काफी तबाही हुई है, तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द आके जो है गांव में आके मुआयना करें। गांव के स्कूल की 4 दीवारी भी सैलाब की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे प्राथमिक स्कूल को खतरा पैदा हो गया है। गांव को जाने वाले पैदल रास्ते और पेयजल लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। ग्रामीणों की माने तो जिस समय बादल फटा तब उन्होंने बहुत तेज आवाज सुनी थी। सुबह देखा तो खेतों में मलबा भरा था, फसलें चौपट हो चुकी थी और हर तरफ तबाही का मलबा फैला हुआ था। ग्रामीण प्रशासन से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, ताकि कोरोना महामारी में कुछ तो राहत मिले। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में कुदरत का कहर बरपा था। स्थानीय विधायक ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। विधायक का कहना है कि फिलहाल स्थिति सामान्य है। उत्तरकाशी में आसमानी आफत ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। हर तरफ पानी और मलबा बिखरा है। कुमराडा गांव में बरसी कुदरती आफत का जायजा लेने के लिए यमुनोत्री विधायक पहुंचे। उन्होंने आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना। एक बार फिर से ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस आपदा में कोई जनहानि नहीं हुई, ये थोड़ा राहत की बात है। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उसको जल्दी ही प्रशासन को, तहसील प्रशासन को मैंने उसी दिन यहाँ मौके पर भेज दिया था। दूसरे दिन जिला प्रशासन के अधिकारी भी, जिलाधिकारी को भी यहाँ मौके पर भेजा था। आज मैं स्वयं आया हूँ और जल्दी ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। कुमराडा गांव में अब हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। गांव में बिजली और पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। इसके साथ ही संपर्क मार्ग भी बहाल कर दिए गए हैं। डीएम का कहना है कि गांव से ज्यादातर परिवारों को सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराई गई है। बीते सोमवार को चिन्याली सौड़ के कुमराडा गांव में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ था। गांव के बीच से बहने वाले बरसाती गदेरे में उफान आने से पानी और मलबा लोगों के घर, दुकान और खेतों में जा घुसा था।
देखने की कोशिश करेंगे। आपदा से क्षतिग्रस्त भवन, खेत खलिहान, मवेशी और फसल के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। नुकसान का जायजा लेने के बाद प्रशासन नुकसान का मुआवजा देने की कोशिश कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर सिंह की रिपोर्ट।